पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, हिंदी व्याकरण का सेट नंबर 10 है। ठीक है, तो पूछा है इसमें कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार जैसे हम बात करें, एक होता है हंस, और इसी हंस को हम अगर यदि इस रूप में लिखते हैं तो ये होता है अनुनासिक। क्या होता है? ये अनुनासिक होता है, और ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। ठीक है, उसके बाद से ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व क्या होता है? तो सर ह्रस्व को जो है एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है, और फिर क्या होता है? री होता है। ये ह्रस्व होता है। और ह्रस्व से अधिक समय किसमें लगता है? दीर्घ में लगता है। और दीर्घ से अधिक किसमें लगता है मेरे भाई? तो दीर्घ से भी अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कुछ इस तरह से बनता है आपका, देखिए है ना, ओम। तो जब भी बोला जाता है तो ओम, ठीक है, यानी कि लंबी सांस को खींचा जाता है इसमें, तो वो जो होते हैं प्लुत स्वर होते हैं, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा। बाकी दीर्घ स्वर इन चार को छोड़ दीजिए, सभी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए, जो समानाधिकरण होता है इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है आपके अल्प विराम का। अल्प विराम बोले तो ये वाला, जैसे कि राम, यहाँ आना, समझ रहे हैं ना। तो समानाधिकरण शब्दों के मध्य जो होता है आपका विराम चिन्ह का अल्प विराम का प्रयोग होता है। बात करें लाघव चिन्ह के बारे में, तो लाघव चिन्ह आप सभी को पता होगा, किसी का भी शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है तो वहाँ पे हम जो प्रयोग करते हैं चिन्ह, वही आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। वहीं बात करें कि अर्धविराम, तो अर्धविराम जो होता है वो ऊपर एक डॉट और नीचे अल्प विराम होता है। ठीक है, तो इसको अर्धविराम कहा जाता है इस चिन्ह को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। विवरण चिन्ह क्या होता है? तो किसी चीज़ का भी जो एक्सप्लेन करना होता है तो ये जो बीच में डॉट होती है इसको विवरण चिन्ह कहा जाता है, यानी कि व्याख्या करना। ठीक है, अगला देखिए, और अगले का जो है आंसर आप खुद बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती हैं जिनका नाम होता है भाई साहब, जैसे कि हिमालय सर एक पर्वत का नाम है, राम नाम ही है, गंगा नदी का नाम है, लेकिन पहाड़ किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी नहीं है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पूछे आपसे कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं, तो सभी को पता होना चाहिए संज्ञा 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन से हैं आप जानते होंगे ना? बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर चैप्टर में, हर सेट में आपको हमने बताया है। ठीक है, अगला देखिए कि उसका भाई जो है खेलता है, भलाई नहीं भाई, सॉरी। ठीक है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, तो उसका भाई खेलता है, सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, उसका तो सर्वनाम है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा के पहले आया है, भाई भी है, भाई तो संज्ञा ही है, और भाई संज्ञा के पहले जो प्रयोग होने वाला शब्द होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसका ये है, कौन सा है? संबंध को बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा है वैसा। निजवाचक है? नहीं, निजवाचक भी नहीं है। निश्चयवाचक है? नहीं है। तो है क्या? पुरुषवाचक। हाँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैंने कई बार आपको बताया मेरे भाई, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 11 होती है, यानी कुल सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक है, कुसुम का विशेषण होगा, देखिए कुसुम का विशेषण होगा आपका कुसुमित, किया होगा कुसुमित होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बाकी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है ना, तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है? तो देखिए, जिसके लास्ट में ना लगता है ना, तो ज़्यादातर क्रिया ही होती है। आखिर आप आएंगे तो आपके द्वारा एनर्जी खत्म होगी, और जिसमें एनर्जी लगती है ना मेरे भाई, वही आपकी क्रिया होती है। आना, किसी में लगा दीजिए ना प्रत्यय। ठीक है, तो ये लगाएंगे तो आपकी सब क्रियाएं ही होती हैं। क्या होती हैं? क्रिया ही होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपकी क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्रिया के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद है, विशेषण के कितने भेद है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने संज्ञा के बारे में तो बता ही दिया है, विशेषण के बता देते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब बताइए क्रिया कितने प्रकार की होती है? चलिए ये भी बता देते हैं भाई। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। अगला है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है,
इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए किस प्रकार के विशेषण का रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है तौर तरीके। इसका मतलब है कि रीतिवाचक जब भी आपसे पूछेगा तो आप जवाब इसका क्या देंगे मेरे भाई? बताइए। अगर रीतिवाचक पूछा तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो देखिए अगर रीतिवाचक पूछता है तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है क्रिया में जो है आप कैसे से प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक हो जाएगा। कैसे? तो भाई ऐसे, ठीक है ना। मटक मटक कर चल रही थी, कैसे चल रही थी? मटक मटक कर चल रही थी, तो रीतिवाचक हो जाएगा। कालवाचक क्या हो जाएगा? कालवाचक का मतलब होता है कि जो है आप इसमें प्रश्न करेंगे क्या? कब? भाई तुम कब आए थे? 2 बजे आया था, 3 बजे आया था। परिमाणवाचक क्या होता है? तो परिमाणवाचक में होता है कि जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ आप प्रश्न करेंगे कितना। क्या करेंगे? कितना। अगर आंसर मिलता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। चौथा है आपका स्थान। तो चौथा है स्थान, और स्थान के बारे में बोला जाए तो कहाँ। इससे प्रश्न जब करेंगे आंसर मिलेगा तो स्थानवाचक होगा। इसमें देखिए प्रतिपूर्ति की है। क्या प्रतिपूर्ति की है? कैसे प्रतिपूर्ति की है? नहीं पता है। कब प्रतिपूर्ति की है? नहीं पता है। हाँ, उसके बाद स्थान कहाँ पर प्रतिपूर्ति की है? नहीं पता है। कितना प्रतिपूर्ति है? तो यहाँ पे देखिए अंशतः एक नाम आया है। क्या है? अंशतः। इसके कारण ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। कितना की बात कर रहा है तो अंशतः मतलब थोड़ा होता है, ठीक है ना, कुछ अंश होता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो देखिए जितना भी छोटी ई का मात्रा हो गया, ठीक है, बड़ी ई का मात्रा हो गया, छोटी हो बड़ी हो, ये जो होते हैं ना ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन विवाह क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पहचानना आपको जरूरी है कि जो है स्वर में कौन कौन सा स्त्रीलिंग होता है। तो छोटी, बड़ी और री भी होता है। क्या होता है? और री भी होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बाकी सभी स्वर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कि एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन नहीं। दर्शन भी, और ध्यान रखिएगा एक प्राण भी होता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक आंसू भी है आपका। क्या है मेरे भाई? एक आंसू भी है आपका। तो आंसू भी जो है इसी में प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो सर आपके बहुवचन में हमेशा आता है। घरों में तो ये तो हो ही नहीं सकता है। लताओं में ये भी नहीं हो सकता है। तो ये बहुवचन है। बाकी एक वचन में बोला जाए तो कौन सी होगी? नदी होगी। और नदी क्या है? बताइए, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह का है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। फिर अगला देखिए, और यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो देखिए संस्मरण लिखा, अगर यहीं पे जोड़ देता है कि लिखा है ना, तो आसन्न भूतकाल होगा, लेकिन ये तो होगा नहीं। क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जो कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे कि वह खाना खा लिया था, या खाना खा चुकी थी, ठीक है ना, जिसको अपूर्ण भूतकाल का बोलते हैं। और अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल में जो है जैसे कि वो खाना खा रही थी, यानी कि रहा था, रही थी इसमें आता है, ठीक है। और इसमें चुका था, चुकी थी आता है। और इसमें या है, ई है, ये है, ठीक है ना, ये आता है तो आसन्न होता है। अब पूछा जाता है कि जो भूतकाल होता है वो कितने प्रकार होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के होते हैं। ये पिछली बार कांस्टेबल में आपका पूछा गया था, ठीक है। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो भाई आप गलत कर सकते हैं। बहुत लोग टेंस के हिसाब से 4 मार कर आए थे, जो कि क्या था? गलत था, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? लोग खुलकर हंस रहे थे। तो लोग खुलकर हंस रहे थे, कौन हंस रहे थे? क्या हंस रहे थे? कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका ध्यान रखिएगा, जो सामान्य क्रिया आती है वो आपकी कर्तृवाची होती है, यानी कि कर्ता पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कर्ता पर। तो ये कर्तृवाची है। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया था। अब क्या लिखा गया था? तुलसी ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि द्वारा आ जाए और उसके साथ कर्म आए ना, तो ध्यान रखिएगा ये कर्तृवाच्य नहीं बल्कि ये कर्मवाच्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और द्वारा भी आ जाए और से भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा या तो कर्मवाच्य हो सकता है या तो भाववाच्य हो सकता है। तो वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। तो वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, कौन? वृद्ध। तो वृद्ध यानी कि कर्ता पर डिपेंड कर रहा है ये भी, तो इसका मतलब है कि ये भी कर्तृवाच्य होगा। ये भी क्या होगा? कर्तृवाची होगा।
अब सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। क्या नहीं जाता, यहाँ पे देखिए सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, तो यहाँ पे कर्ता तो है ही नहीं है। और द्वारा और से रहता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कर्म होता। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सर यहाँ पे भाववाच्य है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाच्य इसे पहचाना जाता है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा कर्ता है? तो कर्ता तो शब्द की शुरुआत में ही होता है, मुझे है, मैं, मुझे, यही तो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो देखिए अनाड़ी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका अनार्य। क्या होता है? अनार्य होता है। ऐसे अट्टालिका देखा जाए तो अट्टालिका का मतलब अटारी होता है। अट्टालिका तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होगा सर? इसका तद्भव होगा अटारी। ठीक है, अन्यत्र का क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अन्यत्र का अन्यत्य, अन्यत होता है। ठीक है, उसी में दिया है ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद अगला है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो भाई साहब वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। क्या उपसर्ग कहलाते हैं? आगत। संस्कृत भी होता है, हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं और आगत उपसर्ग होता है। ठीक है, तो इसको आगत उपसर्ग हम लोग कहते हैं। अगला है कि समझौता। देखिए समझ धन औता, ये किससे मिलकर बना है? समझ धन औता। बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि अमावस्या का विलोम, सभी को पता है भाई साहब, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष का आप जानते ही हैं, शुक्ल पक्ष होता है। प्रज्ञा का क्या होता है बताइए? अगर पूछा जाए कि बताइए प्रज्ञा का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रज्ञा का अविवेक होता है। प्रज्ञा का क्या होता है? अविवेक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है अतिवृष्टि? तो देखिए अतिवृष्टि का विलोम देखेंगे ना तो अनावृष्टि होता है। रेगिस्तान का क्या होता है? उपजाऊ होता है। आर्द्र का क्या होता है? शुष्क होता है। बाढ़ का क्या होता है बताइए? बाढ़ का क्या होगा मेरे भाई? बाढ़ का सूखा होगा। अरे बाढ़ का क्या होता है? सूखा होता है। बाढ़ का सूखा होता है। ठीक है ना, बाढ़ कब आती है? जब पानी बरसता है। और सूखा कब होता है? जब पानी खत्म हो जाती है। तो अन्य शब्द का सही परिभाषित शब्द बताइए। देखिए अन्य का सही परिभाषित शब्द जो होता है वो सेना होता है। बहुत बार पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेना होता है। ठीक है, बाकी शब्द असंगत है। केला का परिभाषित शब्द है, तो देखिए केला का जो परिभाषित शब्द होता है कदली होता है। भानु, आप जानते हैं भानु किसका होता है? सूर्य का होता है ना। अरे भानु किसका होता है? सूर्य का होता है। और इसी में फल आप जोड़ दो तो भानु फल किसका हो जाएगा? केला का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि अरूढ़ शब्द का अनिकार्ती शब्द है। देखिए अरूढ़ शब्द का अनिकार्ती शब्द जो होता है, अरूढ़ शब्द का जो अनिकार्ती शब्द होता है वो होता है आपका प्रातःकालीन सूर्य और या सिंदूर। प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, ये आपका अरूढ़ का सटीक परिभाषित शब्द होगा। ठीक, उसके बाद से अभिज्ञ और अनभिज्ञ। देखिए अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो जानकार हो जाएगा। तो जानकार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जानकार और ना जानकार अनभिज्ञ एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। ठीक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? तो देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला सभी को पता है आस्तिक कहलाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। ठीक है, चलिए, महाशय, तो आप सभी को पता है मेरे भाई, महाधन शय क्या बनता है? महाशय बनता है। यानी कि आ और अ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। तो इसमें तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। यानी कि स्वर संधि का एक प्रकार कौन सा है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला है कि यथा स्थान। देखिए यथा का मतलब इसका पहला जो है शब्द क्या होता है? या तो उपसर्ग हो, पहला शब्द या तो क्या हो? उपसर्ग हो, या पहला शब्द क्या हो आपका? अव्यय हो। पहला शब्द क्या हो? अव्यय हो। तभी भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका मतलब अब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास इसमें राइट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जैसे दशानन, दस आनन है जिसका अर्थात रावण होता है। इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास जिसमें संख्यावाची की बात करता है। ठीक है, जिसमें संख्यावाची जैसे दो गायों का समाहार, उसके बाद से चौराहा, चार राहों का जो है, चार राहों, चौराहा का मतलब चार राहों का जो रास्ता होता है,
ठीक है, चौराहा उसको बोलते हैं, 4 राहों का समूह, ठीक है। उसके बाद से कर्मधारय समास, तो कर्मधारय का मतलब होता है कि पहला क्या होगा, पहला पद इसका विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। और ये किससे निकल कर बना हुआ है, तत्पुरुष से निकल कर बना हुआ है। ध्यान रखिए, अगर पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 4 प्रकार बताएंगे। कर्मधारय इसमें नहीं होता है, ठीक है, कर्मधारय इसमें नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के शुद्ध प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। तो देखिए, लगा दो, क्या अपना स्थान लगाते हो कि करते हो? आप कहेंगे करते हैं सर, तो फिर करते तो करिए ना, करिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हृदय में मूलतः रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान भाव होते हैं ना, उस भाव को हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दामिनी दमक रहन घनमाही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब छंद में आपको मात्रा गिनने आना चाहिए। तो दामिनी में देखेंगे तो 2 हो गया, 1 2 4 हो गया, ठीक है। दामिनी, अब देखिए दामिनी में जो है इसमें रहना चाहिए छोटी का मात्रा, समझ रहे हैं ना, दामिनी में भी छोटी का मात्रा रहना चाहिए, तभी यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे क्या होगा 4, बड़ी का नहीं रहना चाहिए। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16, ठीक है, यानी कि 16 मात्राएं आपको मिलेगी। तो दामिनी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है मेरे भाई, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो बात करें तो 16 मात्राएं किस में होती हैं, तो वो आपकी चौपाई में होती हैं। दोहा की बात करें, मैं आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोहा में आपकी 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा आपका कौन होता है, सोठा होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार जो है आती है, ठीक है ना। यानी कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हो, प्रस्तुत माध्यम में ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं सकता है। यानी कि एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार और एक शब्द की अधिक बार आवृत्ति होती है, तो क्या होता है, जैसे कनक कनकते सौ गुनी, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। क्या होता है मेरे भाई, जैसे कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिका, या खै बौरा जगवा पै बौरा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखिए, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था, वो आपके कब हुआ था बताइए, वो आपके कब हुआ था मेरे भाई, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में कीजिए, दीजिए कब हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था 12 सम्मेलन कुल हुए थे, ठीक है। कितने सम्मेलन हुए थे? 12 सम्मेलन हुए थे। तो 11वां सम्मेलन कब आपका हुआ था? आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, ये चंगा तो कठौती में गंगा। आप सभी को पता है सर कि ये तो बहुत पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सर ये तो होगा नहीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस पतल में खाना उसी पतल में छेद करना, कहावत का अर्थ है, बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी सभी क्या है, असंगत है, ठीक। और अगला देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा था। इनकी रचना का ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का अतीत जो है इन्हीं की रचना है, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र और कौमुदनी भी इन्हीं की है, बहुत प्रसिद्ध है कौमुदनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कौमुदनी जो है इन्हीं की है, किन की? सर विश्वनाथ प्रताप सिंह की, मिश्र की, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये 33 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।